मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वेव्स पढ़ेंगे, है ना। क्या है वेव? वेव एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, या वेव एनर्जी को ट्रेवल करवाती है। वेव मोमेंटम है जो ट्रेवल करती है, या वेव मोमेंटम को ट्रेवल करवाती है ना। सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो रेगुलर इंटरवल में अपना वैल्यू चेंज करे और आगे बढ़ते रहे, ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते रहे, तो वेव है। तो देखिए वेव है क्या, इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम जिसमें वेव मोशन वैलिड हो, वो क्या होगा। बहुत सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए वेव क्या है ना। तो it is disturbance which transfers energy from one part of a medium to another part without actual transfers of particle as a whole। सबके बारे में जानेंगे, या हम ये बोल सकते हैं इट इज डिस्टरबेंस या पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस सिर्फ एक पार्टिकल का नहीं होता है, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है सब डिस्टर्ब होते हैं। तो हम लोग पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज डिस्टर्बेंस या पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, क्लियर, फ्रॉम नॉर्मल और मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन that propagates without transfers of particle। in general, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं a wave transfers both energy and momentum। क्या बोल सकते हैं कि वेव एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। क्लियर। अब समझते हैं इसको एक उदाहरण से। देखो ध्यान से, मान लो ये मेरे हाथ में रस्सी है और रस्सी का एक एंड दीवार में फिक्स है, दीवार में बांध दिए हैं, ठीक है। और यहां पर हम एक झटका प्रोड्यूस किए, बम्प दिए, कॉलिजन मारा, टक्कर मारा। तो क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, ये रस्सी जितने भी पार्टिकल से बना, इन्फिनाइट पार्टिकल से बना, इन्फिनाइट एटम से बना, तो हर पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, फिर अगला पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, अगला पार्टिकल ऊपर गया, नीचे गया, और जाके दीवार से टकरा गया। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मान लो ये दीवार है और ये रस्सी है, फिक्स है कि हम यहां से कॉलिजन मारा, टक्कर मारा, तो क्या होगा अगला सिचुएशन, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहां का पार्टिकल क्या हुआ, मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। पहले तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, जहां है शांत है, ठंडा ही, लेकिन अब तो ठंडा नहीं हुआ, जैसे ही झटका दिया ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगला सिचुएशन क्या होगा, अब दूसरा पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, दीवार से जाकर टकरा जाएगा। मतलब ये रस्सी जितने भी पार्टिकल से बना है वो हर पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ,
हर पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, तो पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ और जाके दीवार से टकरा गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टिकल दीवार से टकराया कि कोई और चीज दीवार से टकराया है? तो आंसर क्या होगा? पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है, पार्टिकल तो ऑक्सीलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से। पार्टिकल क्या कर रहा है बाबू? अपने मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट कर रहा है। मान लो यहां पे हम कोई चीज लटका दे, मान लो सिंपल हम इस मार्कर का कैप यहां पे फंसा दें। अगर इस मार्कर का कैप यहां पे हम फंसा दें, फंसा, हाँ फंस गया, चलो झटका, क्या हुआ? क्या ये पार्टिकल वहां जाके टकराया? नहीं, पार्टिकल नहीं टकराया। तो क्या है? इट इज डिस्टर्बेंस, वेव डिस्टर्बेंस है या पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस है व्हिच ट्रांसफर एनर्जी from one part of a medium to another part without actual transfer of particle as a whole। मतलब वेव पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। क्या बढ़ रहा है आगे? पार्टिकल नहीं बढ़ रहा है आगे, यहां का पार्टिकल नहीं बढ़ रहा है, ये तो अपने मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर गया और नीचे आ गया। तो गया क्या? क्या पार्टिकल गया? नहीं, ये डिस्टर्बेंस जा रहा है। दैट मीन्स वेव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। अब देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज डिस्टर्बेंस या पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि लगातार डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, हर पार्टिकल, इस रस्सी में जितने पार्टिकल है सब डिस्टर्ब हुआ, तो एक पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो जो पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस दिखेगा वही एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम लोग वेव बोलेंगे या वेव एनर्जी है ना। इट इज डिस्टर्बेंस फ्रॉम नॉर्मल और मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट मीन्स पार्टिकल तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे ही हमने बम्प दिया, कॉलिजन किया, कॉलिजन मारा, तो पार्टिकल क्या हुआ? ऑक्सीलेट करने लगा अपने मेन पोजीशन से। पार्टिकल थोड़ी ना गया, क्या गया? डिस्टर्बेंस गया। क्या जा रहा है? डिस्टर्बेंस जा रहा है। हुच 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 हुच, मान लो साउंड प्रोड्यूस किया, क्या गया? है ना, हुच हुच, है ना। मतलब हम यहां पर डिस्टर्बेंस को एक हुच नामक शब्द से अगर डिनोट किया, हुच, पार्टिकल नहीं गया, एक एनर्जी ट्रेवल किया, मतलब वेव एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं अब वेव ट्रांसफर बोथ एनर्जी है मोमेंटम। ठीक है, अब इसका बहुत सारा बात है ना, उस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या बात हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब कहीं भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेगा, पार्टिकल क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। तो हम बोल सकते हैं वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का नहीं। या वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसमें यह ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़े। अगर मैं पूछूं कि क्या है नेसेसरी, है ना, नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम फॉर वेव मोशन, तो दीजिए अगला टॉपिक, नेसेसरी प्रॉपर्टीज या कंडीशन भी बोल सकते हैं ऑफ वेव मोशन। नेसेसरी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम फॉर वेव मोशन, यानी मीडियम में क्या क्या होना चाहिए ताकि वेव मोशन करे। ठीक है, आप इससे पहले एक बात और, मान लो जब हम रस्सी को कॉलिजन मारे तो क्या हुआ? पार्टिकल का डिस्टर्बेंस y के लॉन्ग है और वेव का डिस्टर्बेंस x के लॉन्ग है। दैट मीन्स जब मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और ये रस्सी है, जैसे ही हम यहाँ पे कॉलिजन मारे क्या हुआ? कुछ ऐसा दिखा, उसके बाद क्या होगा? अगला पार्टिकल ऐसा करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना ये लाइन किसको शो कर रहा है? मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस
और ये लाइन वेव मोशन को डिस्टर्बेंस कर रहा है, मतलब वेव मोशन को दिखा रहा है। तो जो एक्स के लॉन्ग होगा वो वेव मोशन को दिखाएगा, जो वाई के लॉन्ग होगा वो पार्टिकल के मोशन को या डिस्टर्बेंस ऑफ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस को दिखाएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पार्टिकल बोलना उचित नहीं होगा, डिस्टर्बेंस बोलना उचित होगा। क्यों बाबू? डिस्टर्बेंस, मान लो अगर हम एक नोट ले, है ना, तो डिस्टर्बेंस के रूप में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जनरल हम लोग तो अब ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही जान रहे हैं ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे। तो डिस्टर्बेंस के रूप में फिजिकल क्वांटिटी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर भी हो सकता है, आगे हम लोग जानेंगे जब लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में जानेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में प्रेशर जानेंगे, डेंसिटी जानेंगे, है ना, क्लियर। माना हो गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि जब हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, क्लियर। तो डिस्टर्बेंस के रूप में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चले आगे, चलिए आप देखिए इसमें क्या है। इसमें पहला है इलास्टिसिटी, दूसरा है इनर्शिया, आप इसको मास भी बोल सकते हो, तीसरा है मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, और नेक्स्ट होगा यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब समझते हैं कि बारी बारी से क्यों नेसेसरी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। देखो, मान लो इस रस्सी को जब हम कॉलिजन मारे, टक्कर मारे, तो क्या हुआ, यहां का पार्टिकल ऊपर गया, फिर अगला पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया, मतलब मीन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? तो देखो ध्यान से, मान लो कहीं भी दो पार्टिकल है, जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल इसको खींचेगा। क्यों खींचेगा भाई? तो जानते हो ना कि पार्टिकल के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो जब यहां वाला पार्टिकल ऊपर की ओर गया हमारे झटका के कारण, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ये मेंटेन करना चाहेगा, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये खींचेगा। ये बोल रहा है कि चलो यार तुम भी चलो, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब पहला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सोच रहा चलो तुम भी, ये बोला हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है धीमा हो जाएगा। हो सकता है शुरू में तेजी से गया, लेकिन अब धीमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस पे लग रहा है। अब धीमा हो गया तो रुक गया, ठीक है। तो नीचे आया, तो नीचे क्यों आया? और भी मीडियम्स के पार्टिकल है, वो मीडियम्स के पार्टिकल इसको खींचे, तो खींचा तो भैया मीन पोजीशन पे आ जाना चाहिए, मीन पोजीशन पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये मीन पोजीशन पे आया नहीं, ये नीचे चला गया, ओवरशूट कर गया, मतलब पार कर गया। क्यों ऐसा हुआ? इनर्शिया के प्रॉपर्टी के द्वारा ऐसा हुआ। क्योंकि मोशन में है तो मोशन ही रहेगा ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से अप एंड डाउन हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा था ये तो खींच रहा था,
ये इसको बुला रहा था, ये इसको बुला रहा था, ये खींच रहा था, ठीक है। और जब ये नीचे आया तो ये उतना देर में ये चला गया, फिर अगला पार्टिकल, फिर अगला पार्टिकल, तो एक डिस्टरबेंस का पैटर्न बन गया। इसी पैटर्न को हम लोग वेव बोलेंगे, या जो मोशन होगा उसको वेव मोशन बोलेंगे। इसका नेसेसरी प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलास्टिसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए। मतलब यही वो चीज है जो इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर फैला, अपनी पोजीशन को छोड़ा, तो इलास्टिसिटी का नेचर वापस आएगा, ठीक है। चलो, इनर्शिया समझ गए। अगर इनर्शिया के प्रॉपर्टी नहीं आता तो मीन पोजीशन, मतलब जब ऊपर गया तो मीन पोजीशन पे रह जाता, नीचे नहीं जाता, ठीक है। चलो, मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम के बीच में मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम में घटना कर रहे हैं, चाहे एयर में कर रहे हैं, खैर आगे पढ़ेंगे कि मीडियम का लेना देना है भी नहीं, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव है, ऐसा वेव जिसको मीडियम से लेना देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम से लेना देना नहीं है। तो चलो, हम कहीं भी कर रहे हैं, मीडियम लेके चले या ना लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम मीडियम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम अगर मैकेनिकल वेव हमको पढ़ना है, 11th में तो मैकेनिकल वेव है सिलेबस में, तो एयर में कर रहे हैं घटना या पानी के अंदर घटना कर रहे हैं, तो उस पूरे मीडियम का डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, पार्टिकुलर पॉइंट पे वो बढ़ता है, घटता है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगा, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। इसका डिटेल जानकारी हम लोगों को साउंड वेव में मिलेगा, जब साउंड वेव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। चलो नेक्स्ट, अब आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में और ज्यादा चीज। देखिए आगे क्या है। अब है हाइलाइट्स ऑफ वेव मोशन। हाइलाइट्स मतलब फीचर्स, है ना, विशेषताएं, लक्षण। इरेगुलर फेज डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है कि वेव वेलोसिटी जो होगा, वेव वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट wave velocity is different from particle velocity. मतलब वेव का मोशन किधर था, एक्स के लॉन्ग, और पार्टिकल का मोशन वाई के लॉन्ग, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। नेक्स्ट, जो वेव वेलोसिटी होगा बाबू, जो वेव वेलोसिटी होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा, किसी भी मीडियम में। is constant in a medium, is constant in a medium, while particle velocity changes continuously, ठीक है। समझते हैं रेगुलर फेज डिफरेंस क्या है। आप ध्यान से देखो, जब आप रस्सी को झटका मारे, कोलिजन मारे, तो हर पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ। तो मान लो पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, तो दूसरा पार्टिकल जो होगा उस लेटर देन ही डिस्टर्ब होगा ना, फिर तीसरा पार्टिकल लिटिल लेटर देन ही डिस्टर्ब होगा। यानी हर पार्टिकल के डिस्टर्बेंस में कुछ ना कुछ टाइम लैग है। वो जो टाइम लैग होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस। इस चीज को हम लोग और डिटेल से करेंगे लेक्चर के लास्ट में, और आने वाले लेक्चर में भी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। वेव वेलोसिटी डिफरेंट होगा पार्टिकल वेलोसिटी से, क्लियर। वेव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन मीडियम
किसी मीडियम में वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा, अपने मीन पोजीशन से वो क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बात करना होगा तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो पार्टिकल वेलोसिटी होगा, जो पार्टिकल वेलोसिटी होगा, है ना, वो मैक्सिमम होगा एट मीन पोजीशन। याद करो एसएचएम का पहला लेक्चर बताए होंगे, अप्रूव भी किए होंगे। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, है ना, स्टेशनरी वेव, तो वहां ये जरूरत पड़ेगा तो हम फिर से प्रूफ देख लेंगे। मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मिनिमम या जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये हो गया हाइलाइट्स ऑफ वेव मोशन। ओके, अब आइए और डिटेल में हम लोग काम करते हैं। नोट कीजिए जल्दी, चलिए। चले बाबू, अब देखो क्या है, देखो ध्यान से। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो यूज होगा, उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे, तब वो डिफिनीशन वाले टर्म पे आएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ वेव क्या है। देखिए ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पर वेव को दो भागों में बांटा गया। पहला मैकेनिकल वेव, जिसका दूसरा नाम होता है इलास्टिक वेव, इसको इलास्टिक वेव भी कहते हैं। और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो वेव मीडियम को रिक्वायर करता है, मतलब व्हिच रिक्वायर्स अ मीडियम, मतलब जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो मैकेनिकल वेव है। जैसे एग्जांपल में साउंड वेव। ओके, जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, which do not require मीडियम। ऐसे ही बोल सकते हो which do not require medium for its propagation, है ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लाइट वेव्स। दरअसल ये 12th में पढ़ना है। लाइट वेव्स, एक्स रेज, है ना, हीट हो गया जिसको आप इंफ्रारेड भी बोलते हो, है ना, रेडियो वेव्स हो गया, ये सब एक ही ग्रुप का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। रेडियो वेव्स डॉट ईटीसी, है ना, ये 12th में हम लोग जानेंगे डिटेल से। ऐसे जान लो हल्का सा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग ऑक्सीलेट करता है, वाइब्रेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग वाइब्रेट करता है या ऑक्सीलेट करता है, और वेव इसके परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में चलता है, या एनर्जी एक्स डायरेक्शन में चलता है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। देखो ना, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों परपेंडिकुलर है ना। अगर ये एक्स के लॉन्ग, ये जेड के लॉन्ग, तो ये वाई के लॉन्ग। कितना अच्छा है EMW, ई, है ना, EMW, है ना, इलेक्ट्रिक, एम माने मैग्नेटिक, मैग्नेटिक को बी से भी लिखते हैं, और डब्ल्यू माने वेव। ठीक है ना, ये हम लोग को 12th में अच्छे से पढ़ना है। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा खूबसूरत चैप्टर है। ठीक है, तो जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए वो क्या है, मैकेनिकल वेव। साउंड वेव हो गया, ठीक है ना, इस वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो जाएगा।
ठीक है, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, फिर उसका ग्रुप बटेगा। ठीक है, चलिए एक वेव और है, उसको बोलते हैं मेटर वेव्स। इसके बारे में जान लीजिए क्या होता है ये। मेटर वेव्स मतलब सिंपल समझ लो, माइक्रोस्कोपिक मूविंग माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स या मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स such as electrons, protons, neutrons, atom, molecules, sometimes behaves like a wave। ये भी 12th में पढ़ना है। That means ये क्वांटम फिजिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स, कुछ नया होगा, कुछ अजूबा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, 12th में जानेंगे। इसी को हम लोग पार्टिकल वेव्स भी बोलते हैं। ये खुद एक मीडियम है, पार्टिकल खुद ही वेव प्रोड्यूस करने लगता है जब ये मोशन में होता है, इसको मीडियम का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको और डिटेल से करेंगे। ठीक है, कर लिए। अब ध्यान से देखो, मैकेनिकल वेव ही दो भागों में बटा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन ये बात हमेशा के लिए सही नहीं रहा। दैट मीन्स आगे ये चीज जब एक्सपेरिमेंट हुआ बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव बन गया। तो इस आधार पे हम लोग बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन वेव दो भागों में बटा। क्लियर, नोट कर लिए इसको। तो समझ गया ना, जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए वो क्या होगा, मैकेनिकल वेव, और जिसको चलने के लिए नहीं चाहिए वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना इलास्टिक का ये घटना नहीं होगा। कहीं भी जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सोचो, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो यहां से क्या होता है, मतलब हम साउंड को प्रेस करते हैं, मान लो यहां से हवा निकला तो वो दूसरे पार्टिकल से टकराया, वो पार्टिकल तीसरे पार्टिकल से टकराया, तो पार्टिकल टकरा के चिपक जाता है इलास्टिसिटी के कारण। मतलब जब हम बोले तो टकराया पार्टिकल से, वो अगले पार्टिकल से टकराया, फिर वो अगले पार्टिकल से टकराया, फिर वो अगले पार्टिकल से टकराया, फिर सब क्या हुआ, चिपक गया अपने में। तो इलास्टिसिटी का नेचर क्या है, जब दबाओगे तो फैलेगा ही, चिपक गया तो हटेगा ही, तो हटा। क्लियर, रस्सी में भी तो ही होता है, जब रस्सी में हम झटका देते हैं पार्टिकल ऊपर गया तो नीचे क्यों आया, इलास्टिसिटी नेचर के कारण। इलास्टिसिटी नेचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के पास, जो हर पार्टिकल के बीच में होता है, किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में। क्लियर, तो अगर मीडियम ना रहे तो साउंड आप नहीं सुन पाओगे, है ना। जैसे मान लो कहीं भी हम बोल रहे हैं तो एयर पार्टिकल वो मीडियम है जो हमारे साउंड को आपके कानों तक पहुंचाता है ना। कान का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको पिन्ना बोलते हैं, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसलिए स्पेस में जब जाते हैं लोग तो वहां पे रेडियो वेव्स यूज होता है, क्योंकि वहां पे बोलेंगे तो ठोर तो बजेगा लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि साउंड को फैलाने वाला, ले जाने वाला कोई तो कोई चाहिए, इसलिए वहां पे रेडियो वेव्स के द्वारा काम होता है। ठीक है, तो अगला है जो टाइप्स ऑफ वेव है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस, या इसको वाइब्रेशन बोल सकते हैं, या आप इसको और तरीके से बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। पार्टिकल का डिस्टरबेंस और वेव मोशन के बीच का जो मतलब रिलेशन है, उसके आधार पे वेव दो भागों में बटा, क्योंकि वेव मोशन एक्स के लॉन्ग, पार्टिकल वाई के लॉन्ग वाइब्रेट होता है, ऑक्सीलेट होता है, तो उसके आधार पे भी आप बोल सकते हो कि वेव दो भागों में बटा, या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन, ये दो भागों में बटा। आप लोग पहले ही से परिचित हैं, ट्रांसवर्स वेव, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, और दूसरा है, ये भी आप लोग जानते होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेव, है ना, दूसरा नाम है ये।
ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ये सरफेस पे होता है ज्यादातर, इसलिए इसका नाम सरफेस वेव पड़ा। अब समझते हैं बारी बारी से ये क्या होता है, ठीक है ना। देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जब वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑक्सीलेट करे, वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑक्सीलेट करे 90 डिग्री पे, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव, है ना। द disturbance of a particles in a medium is in the perpendicular direction of wave motion, then this wave is defined as transverse wave। और जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो, along the direction of wave motion, वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल जो है अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो, मतलब वेव मोशन के अलॉन्ग ही मूव करता है। जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करता है। रस्सी वाले में क्या होता है, वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल का मोशन होता है, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। और ये क्या हो जाएगा, साउंड वेव हो जाएगा इसका एग्जांपल, है ना, साउंड वेव। साउंड ना पार्टिकल के साउंड में जो मतलब साउंड वेव और पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अभी हम प्रूव करते हैं कैसे होता है, ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान से देखो कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है बाबू। ट्रांसवर्स वेव होने के लिए इलास्टिसिटी बहुत जरूरी है, इसके बिना संभव नहीं है। इलास्टिसिटी सॉलिड में होता है और लिक्विड में। लिक्विड में कहा, सरफेस पे। लिक्विड में कहा, सरफेस पे, ठीक है, नहीं कि लिक्विड में। लिक्विड के सरफेस में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है सरफेस टेंशन के कारण। जब फ्लूइड पढ़ाएंगे तो हम आपको सरफेस टेंशन पढ़ाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत जानना है, अगले लेक्चर से और मजा आएगा। अभी तो थोड़ा बहुत चर्चा करना है बस, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ये तो समझ ही गए वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको समझते अच्छे से। देखो ध्यान से, जब समझाते हैं कि जब हम बोलते हैं तो साउंड पार्टिकल, मेरा साउंड जो है, साउंड एनर्जी जो पार्टिकल से टकराया, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल से टकराया। मान लो जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो टकराया दूसरे पार्टिकल से, वो तीसरे से, वो चौथे से, सब आपस में चिपक गया। अब जब चिपका तो इलास्टिसिटी का नेचर है, हटेगा भी, तो हटा। जब हटा तो ये वाला फिर अगले पार्टिकल से क्या हो गया, चिपक गया, फिर सटा, फिर हटा, फिर सटा। तो जब पार्टिकल क्लोज आएंगे तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। और जब दूर हटेंगे तो उसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। जैसे इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं, है ना। जैसे मान लो पहले की नॉर्मल पोजीशन था, अब ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, पार्टिकल्स क्लोज आ गए। अब इलास्टिसिटी के नेचर के कारण ये दूर हटेंगे, तो ये दूर हट गया, ये कॉम्प्रेशन कहलाएगा, तो ये रेयरफैक्शन। फिर क्या होगा, फिर सटेगा तो फिर हो जाएगा कॉम्प्रेशन, फिर हटेगा, फिर होगा रेयरफैक्शन। और ऐसे करते करते साउंड आपके पास पहुंचता है ना। रेयरफैक्शन थोड़ा दूर दूर रखो, क्लियर। और ऐसे करते करते हमारा आवाज आपके कानों तक पहुंचता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए ये सब चीजें। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए बात का ध्यान रखना और कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में संभव है, लिक्विड के सरफेस पे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड से लिक्विड और गैस तीनों में संभव है, ठीक है। सिंपल इलास्टिसिटी नेचर के कारण ट्रांसवर्स होने के लिए इलास्टिसिटी का होना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि ये ट्रांसवर्स वेव को हम शो कर रहे हैं, ठीक है बाबू, वेव हमेशा साइकिल के रूप में चलेगा, है ना। वेव मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस मतलब चेंज, और चेंज को हम लोग साइकिल के रूप में दिखाएंगे एज अ साइन वेव और कोसाइन वेव, है ना। जैसे साइन वेव आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, या अभी हम 11th वाला का बेसिक मैथमेटिक्स शूट करेंगे
तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। साइन वेव या कोसाइन वेव एक साइकिल के रूप में होता है, और एक साइकिल का एंगल कितना होता है 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव है या कहीं भी पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं भी पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस में क्या होगा, पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, मैक्सिमम जहां जाके वो रुकेगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। ये इसी को पीक भी बोल सकते हैं, पीक, ठीक है। इसके अपोजिट में जो होगा इसको बोलेंगे ट्रफ। क्लियर, ये क्या कहलाएगा, क्रेस्ट, और ये क्या कहलाएगा, ट्रफ, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ये y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्टर्बेंस के डिस्प्लेसमेंट को, और ये एक्सिस डिस्टेंस और टाइम दोनों को शो करेगा। जब हम लोग आगे प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे तो ये सब जानेंगे डिटेल से। ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है। ये ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन। लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी तो सेम ही चीज रहेगा, क्योंकि दोनों में ही तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होता है, एक में अप और डाउन, एक में आगे पीछे करता है, लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे करता है, ठीक है। चलो लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग दिखाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या मीन डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ये होगा मीन प्रेशर। क्या होगा, ये मीन प्रेशर। और जहां क्रेस्ट है वहां पे होगा कंप्रेशन। कौन वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। कौन वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है, कंप्रेशन। और जहां ट्रफ होगा वहां होगा रेयरफैक्शन। क्या होगा, रेयरफैक्शन। अब ये हुआ कैसे, सिंपल, कंप्रेशन में पार्टिकल करीब आ जाते हैं, ठीक है ना, बताए थे ना। ये मान लो ये नॉर्मल पोजीशन है, एकदम नॉर्मल पोजीशन है, ये किसी मीडियम में पार्टिकल्स का नॉर्मल पोजीशन है, ओके। जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस किए तो साउंड पार्टिकल से टकराया तो क्या हुआ, एक पार्टिकल दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो सब चिपक गया, चिपका तो करीब आ गया, नॉर्मल पोजीशन से करीब आ गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा कंप्रेशन। उसके बाद क्या हुआ, इलास्टिसिटी का नेचर है कि सटेगा तो हटेगा। अब ये हटा, ये कहलाएगा रेयरफैक्शन। ये घटना लगातार होते रहेगा, ठीक है। फिर चिपक जाएगा तो ये कंप्रेशन होगा, फिर हट जाएगा, ये होगा रेयरफैक्शन, ठीक है। चलो, तो जब पार्टिकल क्लोज आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। कहीं भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना क्लोज होंगे डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, और डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। हम पढ़ाएंगे साउंड वेव में आने वाले लेक्चर में कि v वेलोसिटी होता है रूट अंडर प्रेशर बाय डेंसिटी। तो इस इक्वेशन से प्रेशर और डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अनुसार अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जहां पे प्रेशर बढ़ेगा वो कंप्रेशन पॉइंट होगा, और उसको मतलब सिंपल सोचो ना, कंप्रेशन कहां होगा, मैक्सिमम प्रेशर पे, और रेयरफैक्शन मिनिमम प्रेशर पे। सिंपल, जहां पार्टिकल दूर दूर हटेगा डेंसिटी घटेगा, प्रेशर घटेगा, तो मिनिमम प्रेशर पे जो पॉइंट होगा उसको रेयरफैक्शन बोलेंगे। जल्दी से नोट करो, ओके। चलो नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछे कि क्या ऐसा एग्जांपल है जिस एग्जांपल में दोनों वेव शो होता है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, आंसर होगा यस। वो एग्जांपल क्या होगा, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। बाबू मान लो ये तालाब है या समुंदर है या पानी का कोई क्षेत्र है। अब यहां पे आप पानी में आप पत्थर मारे, स्टोन मारे, स्टोन को आप क्या किए, फेंके, थ्रो किए, तो क्या होगा, जैसे ही आप स्टोन इसमें गिराएंगे छपाक छपाक कुछ ऐसा दिखेगा, है ना।
जैसे ही आप स्टोन को थ्रो करते हैं, थ्रो, है ना, सीधे साउंड के साथ चुभा, क्लियर, चुभ चुभ चुभा। आप देखो ध्यान से क्या होगा। सो जैसे ही आप स्टोन को थ्रो किए पानी में, तो वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर नीचे कर रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वो फैल रहा है, ये सरफेस पे हो रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर नीचे कर रहा है, और जो रिपल्स है, रिपल्स मतलब लहर, वो फैल रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स, सरफेस को रहा था ट्रांसवर्स। और ध्यान से देखोगे तो वाटर सरफेस से थोड़ा सा नीचे, पानी के सरफेस से थोड़ा सा नीचे वो ऐसे से चल रहा है, वाटर वेव्स ऐसे से चल रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो सरफेस पे ट्रांसवर्स और सरफेस से थोड़ा अंदर लॉन्गिट्यूडनल। तो हम बोल सकते हैं रिपल्स ऑन वाटर सरफेस दोनों वेव को शो करता है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ रहा है बात? अब वेव्स को आप डायमेंशन में बांटोगे तो वन डायमेंशन वेव क्या होगा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग वन डायमेंशन, ये कहलाएगा वन डायमेंशन, है ना। पानी के सरफेस में आपने पत्थर मारा, ये कहलाएगा टू डायमेंशन। और जब आप बोलते हो साउंड वेव, वो होगा थ्री डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब है, मतलब जितना भी वेव में टॉपिक होगा उसको अच्छे से समझने के लिए, उसका क्वेश्चन अच्छे से बनाने के लिए बहुत ही बेसिक चीज है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है। पहले भी आप लोग जानते होंगे डिफिनीशन रिलेटेड टू वेव या वेव मोशन, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक क्या होगा, एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मान लो ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है साइकिल के रूप में, तो बताओ सबसे बड़ा डंडा कहां पे आएगा, सिंपल समझने के लिए, इस पूरे घर में सबसे बड़ा डंडा यहीं पे आएगा। तो सिंपल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन ही कहलाएगा एम्पलीट्यूड, क्लियर। ये होगा प्लस वाला एम्पलीट्यूड और ये होगा माइनस वाला, ठीक है, मैक्सिमम और ये होगा मिनिमम, सिंपल, जल्दी से नोट करो, ओके। अब ध्यान से देखो आगे क्या है। अब दोनों साथ में लेते हैं, टाइम पीरियड और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। मान लो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से और टाइम पीरियड को हम टी से लिखते हैं, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। और फ्रीक्वेंसी होगा नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है ना, रेसिप्रोकल है। यानी टाइम पीरियड होता है 1/, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/, टाइम पीरियड। अब इसको प्रूव करते हैं कि है क्या। मान लो एक वेव का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, ठीक है। मान लो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल। किसी वेव को 4 साइकिल करने में 2 सेकेंड लगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 साइकिल में कितना सेकेंड लिया, 2 सेकेंड। तो एक साइकिल में कितना सेकेंड, 2/4 सेकेंड। तो 2/4 मतलब क्या हो गया, 1/2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब एक साइकिल करने में जो समय लगा वही टाइम पीरियड है, एक साइकिल। यानी एक साइकिल करने में कितना समय लगेगा, 1/2 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेगा। आप फ्रीक्वेंसी समझो क्या है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। 2 सेकेंड में कितना साइकिल, 4 साइकिल। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल, 4/2।
तो 4/2 मतलब 2, यानी 1 सेकंड में 2 साइकिल पूरा करेगा, तो यही होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। मान लो कोई भी वेव 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करता है तो फ्रीक्वेंसी 50 हो गया। 1 सेकंड में 100 साइकिल पूरा करता है, फ्रीक्वेंसी 100 हो गया। ठीक है। अब यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, ये तो समझने के लिए है। ठीक है, चलो, तो टाइम पीरियड को सेकंड में मापते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/टाइम, 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स को ही हम लोग हर्ज बोलते हैं। कहीं लिख देगा कि ये वेव जो है वो 1 सेकंड में 200 बार साइकिल पूरा किया तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 200 हर्ज। सिंपल। ये काम बहुत बहुत जरूरी का चीज है, आगे भी काम आएगा। पहले से नहीं जानते हो, क्लियर कर लो, आगे भी बहुत काम होने वाला है। चलो नेक्स्ट हम लोग करें। ये सब बहुत ही बेसिक है ना, हलवा चीज है ये। अब देखो वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ सिंपल, द डिस्टेंस traveled in one cycle, the distance traveled in one cycle। ये बोल सकते हो ये, या the distance between two consecutive crest or troughs is defined as wavelength, है ना। जैसे हम दिखाते हैं, ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है साइकिल के रूप में। क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज डिफाइंड एज वेवलेंथ। यहां से यहां की दूरी को क्या बोलेंगे, ट्रफ और ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ। चलो अब इसको समझते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल। ठीक है, बहुत ही बच्चा वाला चीज है, पहले से भी आप जानते हो। मान लो ये 1 साइकिल और ये 2 साइकिल है। एक साइकिल को करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इट्स वन साइकिल। एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वेवलेंथ है, यानी यहां से यहां जो ट्रेवल किया वो वेवलेंथ है। ठीक है। अब इसका एक एचडी वाला डिफिनेशन बताते हैं। सिंपल, the distance between any two consecutive phase, the distance between any two consecutive phase ही कहलाएगा हमारा वेवलेंथ। या ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इन अ फेज, है ना। अब इसको समझाते हैं कि है क्या, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, है क्या ये। उसके लिए मुझे फेज समझना पड़ेगा। ये थोड़ा हटकर डिफिनेशन है। देखो फेज क्या है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ओके। और यहां ले लो जे, यहां ले लो के, यहां ले लो एल। हमने 2 साइकिल बनाया, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 2 साइकिल में बहुत सारे पॉइंट लिए। अब फेज क्या होता है, देखो ध्यान से। फेज होता है, फेज used to describe the location in a single wavelength, अब ध्यान से देखो, यहां से यहां वेवलेंथ है ना। एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वेवलेंथ है, ठीक है।
या एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलो अब समझाते हैं कि फेज क्या है। यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन इन अ सिंगल वेवलेंथ। एक सिंगल वेवलेंथ में जो लोकेशन होगा उस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे फेज। दैट मीन्स ए और जी सेम फेज में है, मतलब ए और जी का लोकेशन सेम है, प्लेस सेम है और चीज सेम कर रहा है। यहां भी वेव अपवर्ड जा रहा है, यहां भी वेव अपवर्ड जा रहा है, तो ए और जी सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब सिंपल समझना, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम लोकेशन होना चाहिए और वो सेम काम करना चाहिए, दोनों सेम काम कर रहा है। अब ए और डी कभी सेम फेज में नहीं है, ये डिफरेंट फेज में है, क्योंकि प्लेस तो सेम है लेकिन ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। अब देखो ध्यान से, बी और आई क्या है, क्रेस्ट है, पीक पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, दोनों का प्लेस भी सेम है, चीज भी सेम है, तो ये सेम फेज में है। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, सी और एच क्या सेम फेज में है? नहीं। ध्यान से देखो, सी और एच अलग अलग है, सी डाउन आ रहा है, एच ऊपर जा रहा है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन सी और जे सेम फेज में है, दोनों सेम प्लेस पे है और सेम चीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सी और जे सेम फेज में है। बात आई समझ में? ठीक है, फेज समझ गए। इससे पहले क्या लिखे थे हम लोग, वेवलेंथ का डिफिनेशन है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव फेज इन अ फेज, जो बोलिए। अब ध्यान से देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहां से यहां हो गया वेवलेंथ, तो इस वेवलेंथ में ए और जी क्या है, फेज, तो यहां से यहां दूरी ही तो कहलाता है वेवलेंथ। सिंपल। चले आगे। अब देखिए फेज डिफरेंस क्या होता है, या वो आउट ऑफ फेज भी कहलाएगा। दर्शक देखिए क्या है, मान लो ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो एक साइकिल में 360 डिग्री या 2 पाई, डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई। और अब हर जगह का मुझे निकालना है एंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, वेव को फ्रैक्शन में डाल देंगे। इसका आधा फ्रैक्शन ये, तो ये हो जाएगा पाई, इसका आधा ये होगा, तो ये होगा पाई/2। तो मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ठीक है। हम बोलेंगे बी से डी कितना दूरी पे है या कितना फेज है दोनों के बीच में, तो बी से डी कितना है, पाई/2 है। ये पूरा पाई है, आधा पाई/2, तो यहां से यहां पाई/2, यानी हम बोलेंगे डी जो है वो बी से पाई/2 फेज में आगे है। डी जो है वो बी से पाई/2 फेज में आगे है। अब ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट को हम एफ ले लिए, यहां पे ई था, ठीक है, यहां जी ले लेते हैं, यहां आई ले लेते हैं, कुछ भी। अब ध्यान से देखो, ये हो गया पाई/2, तो यहां पाई, मतलब एक साइकिल में 2 पाई, आधा पाई, उसके आधा पाई/2, यहां क्या होगा 3 पाई/2, है ना, पाई, और यहां से यहां पाई/2, 3 पाई/2 हो जाएगा, मतलब 270 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ध्यान से, B और F के बीच में कितना होगा फेज, तो B से F 180 डिग्री। अरे ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में 180 ना होगा, जोड़ो ध्यान से, पाई/2 और पाई/2, यहां से यहां पाई/2, B से D के बीच का फेज क्या है, पाई/2, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे B से F कितना आगे है, तो पाई से आगे है, 180 से आगे है, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे कि ये पॉइंट, यानी ये अगर जी पॉइंट आई से कितना पीछे है, तो पाई/2 पीछे है, यानी जी पॉइंट आई से 90 डिग्री पीछे है, एफ पॉइंट डी से 90 डिग्री आगे है। सिंपल। ओके, ये बात समझ में आ गया। चलो, तो
आउट ऑफ फेज मतलब क्या हुआ, बात समझ में आया, है ना। बी डी आउट ऑफ फेज है, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है। बात समझ में आया। इसको हम और क्लियर करते हैं, इसको और मैं क्लियर करता हूं, घबराना मत, देखते रहो लगातार। मान लो ये कोई सोर्स है और यहां से कोई वेव निकला, ठीक है। मान लो सोर्स S1 है, ये दूसरा सोर्स है S2, सेमी टाइम में दोनों वेव निकला, वेव पैटर्न है सेमी टाइम में। अब मान लो दोनों मिल गया एक जगह, इसी टाइम पे दोनों मिल गया, सुपरपोज हो गया, इसी को इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। आगे बताएंगे कि जब दो वेव एक ही टाइम में निकले और दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज हो गए तो ये घटना इंटरफेरेंस कहलाएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, अगर पहले सोर्स का क्रेस्ट दूसरे सोर्स के क्रेस्ट पे मिल गया, पहले सोर्स का क्रेस्ट दूसरे सोर्स के क्रेस्ट से मिल गया, समझ लो ना। मान लो ये पहला सोर्स है क्रेस्ट, ये दूसरा सोर्स है क्रेस्ट, तो ये दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, है ना, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। एक होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब सिंपल सोचो, ये जितना चला, जितना टाइम में, अगर उतना टाइम में चला, दोनों मिल गया तो दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। मान लो ये भी 10 मीटर गया, ये भी 10 मीटर गया, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 - 10 0 हो जाएगा, सिंपल। ये जितना चला पाथ, ये जितना चला पाथ, अब दोनों मिल गए एक जगह तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, अगर दोनों इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो, ठीक है। चलो अब इसको हम और क्लियर करते हैं, और एग्जांपल लेके कि फेज डिफरेंस वाकई में क्या होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस मान लो, एकदम देखते रहना, एक साइकिल पूरा किया मान लो, और दूसरा वेव भी एक साइकिल पूरा किया, दोनों एक साइकिल पूरा किया, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। फेज डिफरेंस का मतलब सिंपल, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल अभी नहीं है, 0 है। मान लो अब ये आगे बढ़ गया, तो इससे ये कितना आगे बढ़ा, ये क्या होगा पाई, तो ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब पाई हो जाएगा, सिंपल। हम बोलेंगे ये वेव इससे पाई आगे है, हम बोलेंगे ये वेव इससे पाई पीछे है, ठीक है, सिंपल। इसका बहुत जरूरत है आने वाले लेक्चर में, वहां पे और सारा तरीका सीखेंगे, ठीक है। तरीका तो यही रहेगा, फार्मूला आएगा, है ना, नया फार्मूला आएगा। और याद करो एसएचएम का शुरुआती लेक्चर जितना हम पढ़ाए थे उसमें जरूर बताए होंगे फेज डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, फेज समझ गए, फेज डिफरेंस समझ गए, अब समझिए वेव नंबर। वेव नंबर को मान लो हम के से लिखे, है ना, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है ये, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। यूं समझो, रेसिप्रोकल मतलब 1/λ, इस सिंपल टर्म में रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मतलब वेव नंबर बराबर 1/वेवलेंथ, ठीक है, वेव नंबर बराबर 1/वेवलेंथ। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं क्या है। मान लो ये कोई वेव का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक साइकिल में कितना एंगल 2π, एक साइकिल में 2π एंगल बनाया, ठीक है। चलो, और यहां से यहां दूरी क्या कहलाएगा, एक साइकिल में जितना मूव किया वो क्या हो गया, वेवलेंथ। चलो, तो एक वेवलेंथ में कितना एंगल बनाया, 2π, तो 1 मीटर में कितना, 2π/λ, लेमडा मीटर में 2π, तो 1 मीटर में 2π/λ, 2π/λ को ही बोलते हैं वेव नंबर, और के से लिखते हैं, सिंपल। 1 मीटर में जो एंगल बनाया वेव, वही वेव नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट सब यूज पड़ेगा, इसका एक तरीके का प्रूफ और है, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी,
इसको ओमेगा से लिखते हैं। 1 सेकंड में जो एंगल बनेगा, 1 सेकंड में जो वेव के द्वारा एंगल बनेगा वही एंगुलर वेलोसिटी है। सिंपल सोचो, ये मान लो वेव का रिप्रेजेंटेशन है 2 पाई, तो मान लो t सेकंड में 2 पाई एंगल, तो 1 सेकंड में कितना 2 पाई बाई टी एंगल। 1 सेकंड में t सेकंड में 2 पाई बन गया। मान लो यहां से यहां टाइम पीरियड t है, यहां से यहां वेव को पहुंचने में टाइम लगा t, तो t में 2 पाई एंगल, तो 1 सेकंड में 2 पाई बाई टी। इसी को बोलते हैं एंगुलर, है ना, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाई टी, 1 बाई टाइम क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी लिखिए, समझ गए। चलो अब है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सिंपल सोचो, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो वेव स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। सिंपल, वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। वेव वेलोसिटी मतलब वेव जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितना भी हम पीछे समझा है, वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज वेव वेलोसिटी। और हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे इस चैप्टर में डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 टाइम, इन 1 साइकिल। वेव स्पीड को v से, वेवलेंथ को लेमडा से, और टाइम को हम लोग t से लिखते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में लिखो, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेमडा, टाइम मतलब t। तो 1 बाई टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी हो जाएगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेव स्पीड हो जाएगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बहुत काम का चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होगा। यही नहीं 12th वाले सेक्शन में भी बहुत काम आता है। चलिए आगे, चलिए अब है वेव पल्स क्या होता है ना, वेव पल्स। एक होता है वेव ट्रेन, ये सब कहीं कहीं दिखेगा तो घबराना नहीं है। और एक जानना है वेव फ्रंट। तीनों के बारे में जानते हैं बारी बारी से। वेव पल्स क्या होता है, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और ये रस्सी का एक इन यहां पे बांध दिए और हम इसको जर्क दिए। ठीक है, तो क्या होता है कुछ ऐसा महसूस होगा, जर्क हम दोनों तरफ दे सकते हैं। ठीक है सर, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो वेव डिस्टर्ब होगा ना उसी को वेव पल्स बोलेंगे, और इसका जो सीरीज होगा वो कहलाएगा वेव ट्रेन। सिंपल सोचो, जर्क दिए तो जो शॉर्ट पीरियड मतलब वेव पल्स क्या है, शॉर्ट वेव है, SHORT शॉर्ट वेव है ना। तो शॉर्ट वेव है तो शॉर्ट डिस्टर्बेंस होगा, लेस डिस्टर्बेंस होगा, तो उस लेस डिस्टर्बेंस को ही हम लोग बोलेंगे वेव पल्स। और इसका जो सीरीज होगा, है ना, इसका जो सीरीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेव ट्रेन। मतलब कम ही टाइम में 2 से 3 बार हो जाए ऐसा तो हो जाएगा वेव ट्रेन। वेव फ्रंट क्या होता है, सिंपल, जो वेव सामने से दिखे। मान लो ये पानी है, आपने पत्थर मारा, छपाक, कैसा दिखा स्फेरिकल, यही हुआ वेव फ्रंट, है ना। वेव फ्रंट का मतलब होता है डिस्टरबेंस, है ना, इन अ सेम फेज।
मतलब डिस्टर्बेंस इन अ सेम फेज। अगर पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है और सभी पार्टिकल एक ही फेज में रहे, बताया था ना फेज मतलब लोकेशन, क्लियर, तो उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं एग्जांपल। देखो ध्यान से, मान लो यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये चारों तरफ लाइट को रेडिएट कर रहा है, चारों तरफ लाइट को रेडिएट कर रहा है। या मान लो साउंड का भी कोई सोर्स है, यहाँ पे हम कोई साउंड को रखे, साउंड का सोर्स है, ये चारों तरफ बज रहा है, तो चारों तरफ ये इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में, चारों तरफ जाएगा, जितना देर में यहाँ पहुंचेगा उतना ही देर में यहाँ पहुंचेगा, उतना देर में यहाँ पहुंचेगा। तो एक हम लोग क्या किए, लाइन ड्रॉ करके सबको मिला दिए, ये जो सरफेस बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। और ये लाइट वेव में साउंड वेव में एक ही रहेगा, इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट स्फेरिकल नेचर का होगा, किस नेचर का होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा, फॉर अ पॉइंट सोर्स, है ना। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है कि चारों तरफ ये इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो लाइट का हो या साउंड का हो, फॉर पॉइंट सोर्स। ऐसे तो बहुत सारा वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, लेकिन वो 12th में डिटेल से पढ़िएगा वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। और सिंपल वेव फ्रंट मतलब जो वेव सामने से दिखे, पानी में पत्थर मारे दिखा, वेव फ्रंट है, ठीक है। ये भी एक वेव फ्रंट है ना, एक अजीब टाइप का जो फ्रंट आपको दिखा, वेव फ्रंट है ये, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहीं पे रोकेंगे आज का लेक्चर, बहुत ही बेसिक था। अगला लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक ला सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल आएगा, आईआईटी और नीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको 12th बोर्ड में भी यूज होगा, क्योंकि जिसका वेव अच्छा होगा उसका 12th में वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में भी कुछ चीजें यूज होती है वेव का रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। तो अगला लेक्चर एकदम देखिएगा, देखने में लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही तगड़ा लेक्चर होगा। आज का तो बस बहुत ही हलवा टॉपिक था। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।